So now we focus on his idea of anarchy. What's in his book it is written, जो लिखा है एनार्की के लिए, ये रिफ्यूट करते हैं, जिसको हिंदी में कहेंगे खारिज करते हैं एनार्की को। एनार्की का मतलब अराजकता। अराजकता जैसे हमने बात की थी कि अराजकता एक ऐसी स्थिति है, क्योंकि इसकी कोई डेफिनेशन नहीं है, इसकी कोई परिभाषा क्लियर नहीं है, लेकिन अलग अलग लोग के लिए अराजकता अलग अलग हो सकती है। जहां पे कोई लॉ ना हो, कोई रिस्ट्रिक्शन ना हो, कोई नियम ना हो, रूल्स ना हो, इस तरह की व्यवस्था को अराजकता की व्यवस्था कहते हैं। ये राज्य के लिए भी हो सकती है, ये आम आदमी के लिए भी है। हम कई बार कहते हैं कि बहुत अराजक व्यक्ति है, ये किसी नियम कानून को नहीं मानता, कब सोना है, कब उठना है, कब खाना है, क्या खाना है, किस तरह से रहना है, समाज के जो बनाए हुए नियम है उसको जो तोड़ता है, हम उसको भी कई बार अराजक कहते हैं। उसी तरह से जब राज्य में कई बार युद्ध के बाद या युद्ध से पहले कभी इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट की वजह से ऐसी व्यवस्था आ जाती है जब समझ में नहीं आता कि आर्मी ज्यादा पावरफुल है या स्टेट का जो पॉलिटिक्स है वो ज्यादा पावरफुल है या हमारा जो समाज है वो ज्यादा पावरफुल है, तो एक समय में अलग अलग धुरी बन जाती हैं। जैसे कभी कभी अलग अलग समय में मिलिट्री रूल आता है, जैसे पाकिस्तान का एग्जाम्पल देख लें तो कई बार ऐसा होता है मिलिट्री रूल। अब दुनिया के बहुत जगह पे जहां पे मिलिट्री रूल आता है तो वहां पे अब प्राइम मिनिस्टर ज्यादा इंपॉर्टेंट, उसके कहा माने या वो जो बोल रहा है उसको सुने या आर्मी जो बोल रही है उसको सुने, क्योंकि आर्मी ने टेक ओवर कर लिया है और ये जनता का रिप्रेजेंटेटिव है। या इसी तरह से कहीं मोनार्की है, राजा है, तो क्या किया जाए, या जब एक आइडियोलॉजी से दूसरी तरफ चेंज हो रहा है, जैसे जहां पे रेवोल्यूशंस होते हैं, तो वहां किसकी बात मानी जाए। तो वो जो ट्रांजिशन फेज होता है, उस ट्रांजिशन फेज को भी हम अराजकता वाला फेज कह सकते हैं कि यहाँ पे कौन सा नियम, जो नए नियम बनाए गए वो माने या जो पुराने चल रहे हैं उनको माने। तो ये जो फेज होता है जिसमें कंफ्यूजन है, जिसमें क्लियर नहीं है चीजें करना, वो फेज अराजकता का फेज कहलाता है। और इसी तरह से अगर हम देखें कि जब स्टेट या ये लॉज नहीं रहे होंगे तो भी अराजकता की स्थिति रही होगी। तो अब हम नॉजिक के शब्दों में देखते हैं, नॉजिक किस तरह से अराजकता को डिफाइन कर रहे हैं, नॉजिक किस तरह से अराजकता को समझने की कोशिश कर रहे हैं। नॉजिक्स प्रीमाइसेस, नॉजिक का जो प्रीमाइसेस है, नो स्टेट ऑल और मिनिमल स्टेट, ये खुद जो बात कहते हैं कि कोई राज्य नहीं होना चाहिए। राज्य नहीं होने का मतलब कोई नियम कानून ना हो, ये ना है, ये राज्य इंटरफियर नहीं करेगा। या मिनिमल स्टेट कि जो बहुत कम से कम अल्प जो राज्य है उसकी बात करते हैं कि जितना कम से कम हो सके राज्य उतना कम से कम इंटरफियर करे। इसके बाद कहता है अ मिनिमल स्टेट वुड इनेविटेबली अराइज आउट ऑफ एन ओरिजिनली एनार्किक सोसाइटी। अब ये कह रहे हैं कि एक मिनिमम स्टेट जो कह रहे हैं कि इनका जो आइडिया है हॉब्स, लॉक, रूसो से थोड़ा सा लगेगा कि एक अराजक सोसाइटी जो होगी जहां पे व्यक्ति के ऊपर कोई नियम कानून नहीं है, तो हर व्यक्ति जो है वो अपने अपने कानून लागू करेगा, उसको जो लगता है सही है। किसी को लगता है माइट इज राइट, तो वो कहेगा भाई मेरे पास शक्ति ज्यादा है इसलिए मेरे पास ज्यादा मैं चीजें कर सकता हूँ। किसी को लगेगा कि बुद्धिमत्ता ज्यादा जरूरत है, इंटेलिजेंस इज राइट, किसी जिसके पास इंटेलिजेंस ज्यादा है वो राइट है। किसी को लगेगा कि ये लेबर इज राइट, जो ज्यादा मेहनत कर रहा है उसका हक ज्यादा होना चाहिए। तो बोले कि ऐसे स्टेट में जहां सबको सही लग रहा है, तो ऐसे स्टेट में एक मिनिमल स्टेट जो होगा वो इनएविटेबल है, मतलब ऐसा नहीं कि उसको खारिज कर सकते, वो आएगा। और वो क्या कहेगा कि नहीं, सब लोग अपने अपनी कुछ चीजें कंट्रोल करें। ऐसा नहीं कि माइट इज राइट, जिसके पास पावर है सब कुछ हमेशा वही सही होगा, तो वो अपनी पावर को कंट्रोल करे। बोला पावर कंट्रोल होगी, उसी तरह से किसी के पास इंटेलिजेंस है तो कहेगा इंटेलिजेंस ही सब कुछ नहीं है, वो उसको कंट्रोल करेगा। किसी के पास लेबर है तो लेबर, तो बोले कि एक मिनिमल स्टेट जो होगा जो लॉ एंड ऑर्डर को बना देगा, जहां पे सबके राइट्स की सुरक्षा होगी, उस तरह का आइडिया जो है एक मिनिमल स्टेट में होगा। इसके बाद नॉजिक्स कॉन्सेप्शन ऑफ द ओरिजिन ऑफ द स्टेट इज रेमिनिसेंट ऑफ द सोशल कॉन्ट्रैक्ट ट्रेडिशन ऑफ हॉब्स, लॉक, रूसो, जो हमने बात की। अब इस तरह की बातें लगभग ऐसी बातें जैसे कह रहे हैं कि जब एनार्किक स्टेट होगा तो वो जो ले रहे हैं वो हॉब्स, लॉक और रूसो के जो आइडिया है
सोशल कॉन्ट्रैक्ट का और सोशल कॉन्ट्रैक्ट के अलावा जो स्टेट ऑफ नेचर है, स्टेट ऑफ नेचर का मतलब ओरिजिन ऑफ सोसाइटी, ओरिजिन ऑफ सोसाइटी या ओरिजिन ऑफ स्टेट भी हो सकता है। अलग अलग लोग अलग अलग चीजें बात कर रहे हैं। जैसे हॉब्स कह रहे हैं कि ओरिजिन ऑफ सोसाइटी और स्टेट एक ही साथ हो, सिविल सोसाइटी ही स्टेट बन जाएगी बाद में। लॉक के अकॉर्डिंग अलग चीजें हैं, बोले कि नेचुरली तो लोगों के पास राइट्स हैं और उसको स्टेट्स में वो अधिकार मिलेंगे। रूसो कह रहे हैं कि एक अलग तरह की व्यवस्था लाते हैं। वो कहते हैं आदमी बहुत अच्छा था, आदमी इनिशियल फेज जो स्टेट ऑफ नेचर में है। हॉब्स के अकॉर्डिंग आदमी का कैरेक्टर कैसा है? हॉब्स के अकॉर्डिंग आदमी का कैरेक्टर नास्टी, ब्रूटिश, सेल्फिश, शॉर्ट, पुअर। इसका मतलब बर्बर, निर्दयी, दयालु नहीं है, वो स्वार्थी है या एक दूसरे गरीब है, छोटी सी जिंदगी है, इस तरह का व्यक्ति है। और वो सभी व्यक्ति ऐसे ही हैं। तो उस समय एक राज्य की या एक ऐसी अथॉरिटी की जरूरत है जो इनको कंट्रोल करे। अब इस अथॉरिटी को कौन, किसके पास होगी वो अथॉरिटी? तो बोलते हैं, हॉब्स बोलते हैं कि सब लोग आपस में एक सामाजिक समझौता कर लेंगे तो बन जाएगा, जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं। लॉक के अकॉर्डिंग अगर यहीं पे कंपेयर कर दे तो लॉक इसी चीज को, जो स्टेट ऑफ नेचर कह रहे हैं कि अच्छे भी हो सकते हैं, बुरे भी हो सकते हैं, लोग जो ह्यूमन बींग्स है वो अच्छे भी हैं और बुरे भी हो सकते हैं। तो वहां पे क्या कहेंगे, अच्छाई को बचाए रखने के लिए कि बुरे लोग डोमिनेट ना कर जाएं, फिर एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट की जरूरत होती है और इसमें स्टेट को बनाया जाता है। हॉब्स का जो स्टेट है वो एनार्की से तो निकालता है, लेकिन वो टोटलिटेरियन हो जाता है। टोटलिटेरियन का मतलब सर्व जो शक्तिमान, कि सबसे अधिक शक्ति राज्य के पास है, राज्य या जिसको भी दे रहा है। हॉब्स कह रहा है कि सोशल कॉन्ट्रैक्ट तो ऐसे समय में किया जब सब लोग अराजक थे। अब हमने सोशल कॉन्ट्रैक्ट किया, अब उस व्यक्ति को जिसको शक्ति दी, अब उसकी बात क्यों मानेंगे हम? बोले नहीं, वो सर्वशक्तिमान है, उसकी बात आपको माननी ही पड़ेगी। अब एक और आइडिया आया हॉब्स में कि अगर हम ना माने तो, या हमने ही तो चुना है उसको, हमने ही तो पावर दी है, उससे छीन ले तो वो पावर इनके जो राज्य, हॉब्स का जो राज्य है उसमें कहते हैं कि नहीं, ये पावर नहीं होगी, ये पावर आपसे छीन ली जाएगी। एक बार आपने तय कर लिया कि अब हम लोग सब लोग मिलजुल के रहेंगे अपनी अपनी सेफ्टी के लिए, अपनी सुरक्षा के लिए और अपने अपने अधिकारों के लिए, तो हमने जिसको सत्ता दी है उस पर बिलीव करना पड़ेगा, उस पर विश्वास करना पड़ेगा। अब उससे हम सत्ता वापस नहीं छीन सकते। अगर सत्ता छीनने का जाने का डर है तो वो फ्रीली काम नहीं कर पाएगा। तो उसको ये फ्रीडम देना या कंट्रोल जो कर पाए इतने स्वार्थी लोगों को, तो वो फ्रीडम उसको देना पड़ेगा कि उसकी सत्ता नहीं जाएगी। और वो टोटलिटेरियन लगे, किसी की सत्ता अगर नहीं जाती है, अगर ये फिक्स हो जाए कि हमारे पास ही सत्ता रहेगी, तो ऐसी सत्ता टोटलिटेरियन बन जाएगी जिसके पास सर्वशक्तिमान हो जाएगी सत्ता। उसी के अगेंस्ट में लॉक कहते हैं कि नहीं, एक तो मनुष्य के नेचर के बारे में लॉक डिफरेंशिएट कर देते हैं। क्या कहते हैं? कहते हैं कि मनुष्य अच्छा भी है, बुरा है, लेकिन अच्छाई को बचाए रखने के लिए एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट है। अब अगर राजा सोशल कॉन्ट्रैक्ट को नहीं मान पा रहा है, या जिसको अच्छाई को बचाने के लिए हमने उसको बनाया है राजा या सॉवरेन संप्रभु बनाया, वो नहीं बचा पा रहा है, तो क्या हमारे पास ये अधिकार हॉब्स की तरह नहीं होने चाहिए? ये कहते हैं नहीं, एक उदारवादी परंपरा में ये सबके पास अधिकार होना चाहिए कि जब वो हमारे हितों की रक्षा, हित यहाँ पे राज्य है या इंडिविजुअल हो सकता है, वो नहीं कर पा रहा है तो उसको हटाया जा सकता है। यहां से कह सकते हैं उदारवादी प्रजातंत्र की भी बात हो जा रही है। रूसो थोड़ा सा अलग है। रूसो कह रहे हैं कि स्टेट ऑफ नेचर जो था वहां पे हम सब लोग बहुत अच्छे थे, किसी के अंदर कोई छल कपट नहीं था, क्योंकि हमारे अंदर चीजों को पोजेस करने की, अपने पास ज्यादा से ज्यादा रखने की जो आइडिया वो नहीं हुआ करता था। इसके बाद अगर देखें तो रूसो कह रहे हैं कि जैसे जैसे विज्ञान और कला ने धीरे धीरे डेवलपमेंट किया, तो हमारे अंदर जो बुराइयां हैं, जो पोजेशन है, वो आ जाता है कि हमको ज्यादा से ज्यादा चाहिए। हमारे पास जमीन हो तो ज्यादा हो, हमारे पड़ोसी से ज्यादा हो, कार हो तो वो ज्यादा हो, या शिक्षा हो तो वो ज्यादा हो, हर चीज को ज्यादा, जो इसको कहते हैं पोजेशन का जो आइडिया